हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हम मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, अभी तक आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं उनके बारे में आपने बात की है। एक एक करके आप हर एक पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें अपने जड़ यानी कि रूट के बारे में जाना, स्टेम के बारे में जाना और लीफ के बारे में आपने जाना है। आज हम बात कर रहे थे फ्लावर के बारे में, यानी कि फूल के बारे में, फूलों के भागों के बारे में, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको जो भी प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है वो आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपके पास जो नई चीज आएगी वो यहाँ पर जब आप फ्लावर के बारे में बात करेंगे तब आपके पास नई चीजें आएंगी। इसके अलावा आपको टाइप्स ऑफ लीफ इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान देंगे आप लोग, और इमेजेस को भी देखेंगे। चलिए, तो हम फ्लावर के बारे में बात कर रहे थे और आपने कहा सबसे पहले तो फ्लावर क्या है। आपने कहा फ्लावर क्या है, किसी भी प्लांट का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट जो होता है वो है फ्लावर। ठीक है, फ्लावर ही क्या है, जो प्लांट है, पादप है, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्योंकि इसी में क्या पाया जाए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर के अंदर होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट आप उसे कह सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, स्टेमन और पिस्टिल आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें बताई गई हैं, जैसे कि आपने कहा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये आप जानते हैं। ठीक है, फ्लावर की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म में ही क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे फ्लावर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा जो एक टिपिकल फ्लावर होता है, टिपिकल फ्लावर का क्या मतलब है कि जो मेच्योर फ्लावर होता है उसमें आपको 4 पार्ट देखने को मिलते हैं। कौन से होते हैं, आपने कहा कैलेक्स जिसे आप सेपल भी कहते हैं, कोरोला जिसे आप पेटल भी कहते हैं, एंड्रोशियम जिसे आप स्टेमेन कह रहे हैं, गाइनोशियम जिसे आप क्या कह रहे हैं, कार्पल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे, यहाँ तक आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आप पहले भी पढ़। अब आपने कहा कि यदि फ्लावर में एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों हैं, इसका मतलब क्या हुआ, पुंकेसर और स्त्री केसर अगर दोनों ही पार्ट किसी फ्लावर में होते हैं तो आप उसे क्या कहेंगे, आप उसे कहेंगे बायसेक्सुअल या द्विलिंगी पौधा। क्या आपको कहा जा रहा है, अगर पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही भाग क्या होते हैं, किसी फूल में पाए जाते हैं, तो आपने कहा यह है द्विलिंगी फ्लावर, द्विलिंगी पौधा। ठीक है, इसके अलावा अगर फ्लावर में या तो एंड्रोशियम है, या तो सिर्फ पुंकेसर पाया जा रहा है, या सिर्फ गाइनोशियम है, या फिर सिर्फ स्त्री केसर पाई जा रही है, दोनों में से एक है। ठीक है, दोनों में से सिर्फ एक ही पार्ट अगर पाया जा रहा है तो यूनिसेक्सुअल कहते हैं। आपने कहा इसे एक लिंगी पौधा आप यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, अब आपने कहा कि जो फूल है उसे 2 इक्वल हाफ में आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन से। और इस प्रकार की सिमेट्री को आपने क्या कहा था, आपने एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री कहा था, जिसे आप रेडियल सिमेट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, एग्जांपल है मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। इतनी बात क्लियर है। ये कुछ जो चीजें हैं इनमें से ध्यान देने योग्य क्या चीजें हैं, देखिए अपनी स्लाइड को ध्यान से देखिए। इसमें से आपको याद क्या क्या चीजें रखनी है, वैसे तो आपको सारी चीजें याद रखनी है। इंपॉर्टेंट क्या है, एक लिंगी द्विलिंगी फ्लावर आप जानते हैं। ठीक है, कोई टफ नहीं है, कोई नई बात नहीं है, आप जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपने कहा कि किसी भी फूल में जो सिमेट्री पाई जा रही है वो किस प्रकार की, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या होगा। चलिए, अब यहाँ पर क्या बताया गया है, जो फ्लावर है, जो फूल है, फूल में आपने कहा कि 4 पार्ट पाए जाते हैं, जिसमें आपके पास जो सेपल और पेटल्स होते हैं उसका एक पूरा आपको घेरा देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 2 प्रकार के क्या मिले हैं, फ्लावर भी मिले हैं। अब आपने अलग अलग प्रकार के फ्लावर के बारे में बात की थी, जैसे कि आपने कहा कि जो ओवरी है, ओवरी की पोजीशन के आधार पर आपने अलग अलग प्रकार की पौधों की बात की, जैसे कि हाइपोगाइनस, इस प्रकार का जो प्लांट होता है उसमें सुपीरियर ओवरी मिलती है। क्या होती है सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी का मतलब है कि ओवरी टॉप में है, बाकी सारे जो पार्ट्स ओरिजिनेट हो रहे हैं वो नीचे से हो रहे हैं, ओवरी के निचले स्तर से हो रहे हैं। इसे आपने क्या कहा, सुपीरियर ओवरी कहा। और इस प्रकार के फ्लावर को आपने कहा हाइपोगाइनस फ्लावर।
अब पेरिगाइनस, पेरिगाइनस में आपने कहा कि हाफ इंफीरियर होती है, ठीक है। हाफ इंफीरियर कैसे होती है यहाँ पर आप देखेंगे। लास्ट है एपिगाइनस जिसमें आपने कहा इंफीरियर होते हैं। टोटली इंफीरियर क्यों है? क्योंकि ओवरी तो नीचे रह गई है, बाकी सारे जो पार्ट्स हैं वो ओवरी के अपर पार्ट से क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब कैलेक्स के बारे में हम बात कर रहे थे। कैलेक्स को आप सेपल कहते हैं जब आप सिंगुलर की बात करते हैं, ठीक है। कैलेक्स को आप सेपल कहते हैं जब आप सिंगल कैलेक्स की बात करते हैं, और जब आप पूरे बहुत सारे सेपल्स की बात करते हैं तब आप उसे कैलेक्स कह देते हैं, ठीक है। कैलेक्स और सेपल्स में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, आपने कहा ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। अब आपने कहा कि अगर यहाँ पर जो सेपल्स हैं वो क्या होते हैं, आपस में चिपके हुए होते हैं तो गैमोसेपलस कहा, और अगर अलग अलग होते हैं तो पॉलीसेपलस हमने कहा था, ठीक है। यही हमने बात की थी, हमने कहा कैलेक्स फूल का सबसे बाहरी घेरा, इसके सदस्यों को बाह्यदल कहा जाता है। आमतौर पर ये हरे रंग के होते हैं, कली अवस्था में फूल की रक्षा ये करते हैं। गैमोसेपलस कब कहेंगे, जब ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, और जब आपस में फ्री होते हैं तो पॉलीसेपलस इसे कहते हैं। बात आती है कोरोला की, कोरोला को जिसे आप पेटल्स भी कहते हैं, कलरफुल होते हैं और यही है जो कि फूल को अट्रैक्टिव बनाते हैं। अलग अलग कलर के फ्लावर आपको कैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रकार, अलग अलग कलर के कोरोला या पेटल्स पाई जाती हैं, ठीक है। सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है पॉलिनेशन के लिए भी यही क्या करता है, जो इंसेक्ट होते हैं उसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सेम वही चीज आ गई है गैमो पैटलस है कि आप उसमें जुड़े होंगे पेटल्स, और पॉलीपेटलस का मतलब है कि क्या होंगे, फ्री होंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कुछ नया टॉपिक हमारे पास आता है जिसमें आपने कहा द मोड ऑफ अरेंजमेंट of sepals or petals in floral bud with respect to the other members of same was is called estivation. estivation क्या आप कहते हैं? एक्टिवेशन में हमने कहा फूल में, किसी भी फूल में यहाँ पर सेपल्स और पेटल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसे आप एस्टिवेशन कहते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट कैसे, जैसे कि आप यहाँ पे छोटी सी बात यहाँ पे देखिए, ये आपका बाह्य दल है जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आपने क्या कहा, सेपल कहा, ठीक है। यह है आपका दल जिसे आपने पेटल कहा। अब अरेंजमेंट देखिए यहाँ पर कि अरेंजमेंट किस प्रकार की है। यहाँ पर आपको दल का जो अरेंजमेंट है उनमें आपको डिफरेंस दिखेगा। यहाँ पर ये जो पेटल्स है वो अपने एक दूसरे से चिपके भी नहीं है, चिपके नहीं है। यहाँ पर आपने कहा चिपके हुए हैं, एक अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि ये बाहर को है, फिर ये बाहर को है, फिर ये बाहर को है, फिर ये बाहर को है। इस प्रकार से आपको एक अरेंजमेंट देखने को मिल रही है। यहाँ पर फिर से आप देखेंगे कि जो पेटल्स का अरेंजमेंट है यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, और यहाँ पर भी डिफरेंट है। अब आपको दिखाई गया कि इसमें इस प्रकार से पेटल्स अरेंज हैं, इस वाले फूल में इस प्रकार से अरेंज है, और इस वाले फूल में इस प्रकार से अरेंज है, इसमें इस प्रकार से अरेंज है। आपको एक दिखा रखा है, ऊपर का जो डिजाइन आपको दिखा रखा है इस प्रकार से दिखा रखा है, ठीक है। इसे आप क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं। आपको कहा गया इनवेलवेट द वर्ड्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स touch each other as in callitropic. In twisted estivation the words overlap each other as in China rooms, ठीक है। क्या चीज आपको बताई गई है, फिर से एक बार पढ़िए। आपने कहा एक ही चक्र के अन्य सदस्यों के संबंध में पुष्प की कली में बाह्यदल या पंखुड़ियों की जो व्यवस्था होती है उसे आप क्या कहते हैं, सौंदर्यीकरण कहते हैं, एस्टिवेशन आप कहते हैं, ठीक है। अब आपने कहा कि जो वॉल्वेट होता है, सबसे पहले आपको वेलवेट दिखा रखा है यहाँ पर, जो पहले इमेज है इसे आप ध्यान देंगे, इसके बारे में बात की जा रही है। आपको वेलवेट जो एस्टिवेशन है उसका, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। क्या आपको बताया जा रहा है कि वेलवेट में क्या होता है, बाह्य दलों या पंखुड़ियों के चक्र कैलोट्रॉपिक की तरह एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, यानी कि बहुत माइन्यूट सा वहां पे क्या है, स्पेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में जो चाइना रोज होता है, चाइना रोज की तरह भंवर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप का क्या मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर है। देखेंगे आपने यहाँ पे देखा, ये क्या है, ये पैटर्न क्या कर रही है, इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है, ये पैटर्न इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है, ये पैटर्न इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है, ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है, ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है। इससे आप कह रहे हैं कि एक सिस्टम, एक क्या बना, एक पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको एक पैटर्न देखने को मिला, ठीक है। क्लियर है इतनी बात।
चाइना रोज का एग्जांपल आपके पास आया है। ये बात किसकी थी? ट्विस्टेड की थी। ठीक है, ट्विस्टेड में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। वेलवेट में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। यानी कि हल्का सा आप देख रहे हैं कि एक दूसरे को ये क्या करेंगे, टच करेंगे, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार का एस्टिवेशन वेलवेट कहलाता है। ट्विस्टेड में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे और एक क्या बनाएंगे, पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपने कहा इन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन मार्जिन ओवरलैप ईच अदर बट नॉट इन पर्टिकुलर फैशन एज इन गुलमोहर। अब देखिए आपको क्या कहा गया है, जो एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन आपके पास आता है उसमें मार्जिन एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, लेकिन गुलमोहर की तरह एक विशेष रूप में नहीं। अब यहाँ पर आपने कहा ये भी ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे को कर रहे हैं, लेकिन एक पैटर्न नहीं बना रहे। कैसे नहीं बना रहे, देखिए मैं बताती हूँ। आपने कहा ये जो थी, आपने कहा ये जो आपके पास पेटल आई है, इसने इसे ओवरलैप तो कर दिया है दूसरी वाली को, लेकिन दूसरी वाली ने ओवरलैप नहीं किया है। फिर आपने कहा इसने ओवरलैप किया है, इसने भी ओवरलैप किया है, इसने भी ओवरलैप किया है। तो हो क्या रहा है कि जो पैटर्न्स हैं वो एक अरेंजमेंट नहीं बना रही हैं। ठीक है, यहाँ पर तो आपको देखने को मिला था एक सीक्वेंस, सेकंड वाले में ट्विस्टेड में आपने कहा कि क्या है, आपको एक अरेंजमेंट देखने को मिला, एक पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। आपने कहा ये इसे ओवरलैप करेगा, ये इसे ओवरलैप करेगा, ये इसे ओवरलैप करेगा और ये इसे ओवरलैप करेगा। यहाँ पर जब आपने देखा, आपने कहा ये इसे ओवरलैप कर रहा है, लेकिन ये वाली जो पैटर्न है वो किसी को ओवरलैप नहीं कर रही है। ठीक है, लेकिन ये इसे ओवरलैप कर रही है, फिर ये वाली जो है ये इसे ओवरलैप कर रही है और ये दोनों को ओवरलैप कर रही है। देखा आपने, आपने कहा ये वाली जो पैटर्न है ये इसे भी ओवरलैप करेगी और इसे भी ओवरलैप करेगी। तो आपको एक पैटर्न नहीं मिला है, यहाँ पर आपको एक पैटर्न मिला है। ठीक है, आपने कहा इस प्रकार से, आपने कहा आपको एक पैटर्न मिला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई पैटर्न आपको देखने को नहीं मिला है, किसमें, इम्ब्रिकेट में। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट आपने कहा इन पी एंड बीन फ्लावर देयर आर 5 पेटल्स, द लार्जेस्ट standard overlaps the two lateral petals wings, which in turn overlap two smallest anterior petals. This type of estivation is known as a vexillary or a papilionus. ठीक है, क्या बताया गया है आपको, वैक्सिलरी के बारे में बताया गया। वैक्सिलरी का आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि कैसा पैटर्न बना हुआ है। आपने क्या पढ़ा, आपने कहा जो मटर और सेम के फूलों में 5 पंखुड़ियां होती है, पेटल्स का नंबर कितना है, 5 होता है। ठीक है, सबसे बड़ी जो होती है वो 2 पार्ट्स पंखुड़ियों को ओवरलैप करती है। यहाँ पर आपने कहा 5 पंखुड़ियां हैं, सबसे बड़ी जो पंखुड़ी है ये देखिए, ये वाली, इस वाली की बात हो रही है जो सबसे ऊपर है, ये क्या कर रही है, दोनों पंखुड़ियों को ओवरलैप कर रही है, इसे और इसे इसने क्या किया, ओवरलैप किया। ठीक है, ये है जो बदले में 2 सबसे छोटी पूर्व काल की पंखुड़ियों को ओवरलैप करती हैं। इस प्रकार के एस्टिवेशन को आप वैक्सिलरी और पैपिलियोनिसियस रूप में आप जानते हैं। ठीक है, अब आपको क्या कहा गया, ध्यान दीजिए। वैक्सिलरी थोड़ा सा क्या है, आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है। आपने कहा कि इसमें क्या होती है, 2 सबसे बड़ी पंखुड़ियां होती हैं, टोटल नंबर ऑफ पेटल्स कितने हैं, 5 पेटल्स इनमें पाई जा रही हैं, और जो सबसे बड़ी 2 पंखुड़ियां होती हैं वो क्या करेगी, ओवरलैप करती हैं। ये जो 2 पंखुड़ियां हैं ये इन्हें क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। ये फिर से क्या करेंगी, जो नीचे वाली पंखुड़ियां हैं इन्हें ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, इस प्रकार के एस्टिवेशन को क्या कहा है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो एक बार फिर से आप पढ़िए और देखिए किस प्रकार से एस्टिवेशन आपके पास आते हैं। चलिए, ये बात की है हमने फ्लावर के बारे में। अभी तक आपने पेटल्स और सेपल्स के बारे में जाना है, यानी कि बाह्य दल और दल के बारे में आपने बात की है। अब हम बात करेंगे एंड्रोशियम के बारे में। ठीक है, क्या है एंड्रोशियम, जो फ्लावर है आपका उसका क्या है, मेल पार्ट है। कैसा है एंड्रोशियम, अगर आप कहें, आपने कहा एंड्रोशियम का जो डायग्राम है आप इस प्रकार से बनाते हैं हर बार। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है, एंथर है, ये वाला जो पार्ट है जिसे आप परागकोश कहते हैं। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, पुंतंतु है जिसे आप फिलामेंट कहते हैं। पराकोश यानी कि जिसे आपने क्या कहा, एंथर कहा, और पुंतंतु जिसे आपने क्या कहा, फिलामेंट कहा। अब इसी पराकोश के अंदर क्या होते हैं, पॉलिन ग्रेन होते हैं। ठीक है, ये है पॉलिन ग्रेन। क्या है, मेल पार्ट है, किसी भी फ्लावर का मेल पार्ट है, क्योंकि इन्हीं पॉलिन ग्रेन के अंदर क्या होंगे, यहाँ पर मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। पढ़ लेते हैं एंड्रोशियम के बारे में क्या क्या चीजें कही गई हैं।
आपने कहा एंड्रोशियम रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, क्या है जो एंड्रोशियम है, क्या है जो एंड्रोशियम है, वो फूल का क्या है, नर प्रजनन भागों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आपको क्या बता रही है, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमेंस, ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ फिलामेंट एंड एंथर। जो एंड्रोशियम है आपका, उसमें क्या होता है, स्टेमन पाया जाता है। स्टेमन किस किस चीज से मिलके बना है, आपने कहा ये है एंथर, ये है एंथर, और नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, फिलामेंट आता है, ये है आपका फिलामेंट। यानी कि प्रत्येक पुंकेसर में तंतु और परागकोश होते हैं। Pollen grains are produced in pollen sac. Sterile stamen is called a staminode. यानी कि परागकण परागकोश में उत्पन्न होते हैं, बांधे पुंकेसर को स्टेमेनोड कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, when stamens are attached with a petal it is called epipetalous। जैसे कि आपको कहा, जब पुंकेसर पंखुड़ियों से जुड़े होते हैं तो इसे एपिपेटलस कहा जाता है। ठीक है, जो स्टेमन है वो किससे जुड़ा हुआ, पेटल से जुड़ा हुआ होता है। इस कंडीशन को आपने क्या कहा, एपिपेटलस कहा है। नेक्स्ट आपने क्या कहा, स्टेमेन्स मे बी फ्री, यानी कि पॉलीएंड्रस हो सकते हैं, और मे बी यूनाइटेड इन वन बंडल्स, मोनो एडल्फस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा टू बंडल्स मोर देन टू पॉलीडेफनस, यानी कि आपको बताया गया है कि पुंकेसर स्वतंत्र भी हो सकते हैं और क्या होता है, एक बंडल में जुड़े भी हो सकते हैं। बंडलों को दो से अधिक, दो बंडलों को आप क्या कहेंगे, डाइडेल्फस कहेंगे, दो से अधिकों को आप क्या कहेंगे, बहुडेल्फस कहेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर स्टेमन के बारे में आपको जो जो चीजें बताई गई हैं, आपको सिर्फ इतना समझना है कि एंड्रोशियम किस चीज से मिलकर बना होता है, आपके स्टेमन से मिलकर के बना होता है, जिसे आप पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, परागकोश और पुंतंतु। परागकोश में क्या होगा, यहाँ पर पॉलिन ग्रेन होते हैं, पुंतंतु क्या करेगा, फिलामेंट क्या करेगा, इसे फ्लावर से जोड़ करके रखता है। ठीक है, अब आपको ये बताया गया है कि अगर यहाँ पर जो पुंकेसर है वो पंखुड़ियों से जुड़ा हुआ होता है तो उसे एपिपेटलस कहा जाता है। एग्जाम्पल आपको ब्रिंजल का दिया गया है, यानी कि बैंगन का दिया गया है। ठीक है, जो यहाँ पर स्टेमन होते हैं, या फिर जो आपको पुंकेसर के बारे में बताया गया, अगर वो स्वतंत्र होते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं, बहुपति हो सकता है, या एक बंडल में हो सकते हैं जिसे मोनो एडल्फस आपने कहा, या फिर दो से अधिक हो सकते हैं जिसे कि आपने क्या कहा, बहु एडल्फस कहा। सिंपल सी चीज है, आपको जो जो यहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं उसकी आप डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। चलिए, ये बात हमने की है एंडोशियम के बारे में, अब हम बात करेंगे गाइनोशियम के बारे में। आपको कहा गया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कार्पल्स। जो फूल का जो मादा प्रजनन भाग है वो एक से अधिक अंडक से बना होता है। ठीक है, ईच कार्पल्स इज मेड अप ऑफ अ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो कार्पल है, कार्पल का जो डायग्राम आपने देखा है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं अच्छी तरीके से जानते हैं। आपने कहा स्टिग्मा है, ये वाला जो पार्ट होता है ये स्टिग्मा है, ये नली जैसी संरचना है वो क्या है, स्टाइल है, और ये यहाँ पे आपके पास क्या आता है, ओवरी आती है। ठीक है, तीन पार्ट से मिलकर के बना होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। नेक्स्ट आपको कहा गया है व्हेन मोर देन वन कार्पस इज प्रेजेंट इट मे बी फ्री, यानी कि एपोकार्पस एज इन लोटस एंड रोज, और फ्यूज टुगेदर जिसे आप सिन कार्पस कहते हैं एज इन मस्टर्ड एंड टोमेटो। आपको कहा गया है जब एक से अधिक कार्पल मौजूद होते हैं, एक से अधिक कार्पल मौजूद होंगे अगर किसी फूल में, तो आप उसे क्या कहेंगे, तो ये मुक्त होते हैं जिसे आप एपोकार्पस कहते हैं। ठीक है, जैसे कमल और गुलाब में एक साथ जुड़े हुए होते हैं में, तो उसे आप क्या कहते हैं, सिन कार्पस कहते हैं, जैसे कि सरसों और टमाटर में। नेक्स्ट लाइन आपको बता रही है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स चेंज इनटू सीड एंड ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट। अब होता क्या है यहाँ पे, निषेचन के बाद जो अंडाणु होता है वो बीज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो ओव्यूल होगा वो तो बीज बनाएगा, और जो ओवरी होती है वो क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। ये चीजें आपने समझी थी जब आपने फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद आपने क्या कहा कि जो एक्सेल है, एक्सेल किसके साथ फ्यूज हो गई है, यहाँ पे मेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर क्या बनाएगी, सीड बनाएगी, बीज बनाएगी। और जो ओवरी है, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। इसके अंदर क्या होगा, बीज होगा। आपने देखा जब किसी फ्रूट को आप खाते हैं तो बीज सबसे अंदर होता है, और आप फल जो होता है वो बाहरी हिस्सा आपके वहाँ पे क्या करते हैं, खाने के लिए यूज करते हैं।
एक बार देख लीजिए गाइनोशियम के बारे में। चलिए तो नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं फ्रूट के बारे में। तो फ्रूट के बारे में आपको कहा गया है मेच्योर एंड डिफाइंड ओवरी डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज फ्रूट। यहाँ पर जो ओवरी होती है जो वो मेच्योर हो जाती है या पक जाती है तो उसके बाद आपको क्या मिलता है, फ्रूट मिलता है। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी इट इज कॉल्ड अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब देखिए जनरली होता है कि आपको अभी तक क्या बताया जा रहा है कि फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद जो यहाँ पर ओव्यूल था उसने क्या बनाया, यहाँ पे सीड बनाया, ठीक है। ओवरी ने क्या बनाया, फ्रूट बनाया। तो ये सारी चीजें किसके बाद हो रही हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद हो रही हैं। लेकिन अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं और फिर भी ओवरी से फ्रूट बन जाता है तो इस प्रकार के फल को आप क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपने क्या कहा कि निषेचन के बाद विकसित परिपक्व और पका हुआ अंडाशय ही फल है। यदि कोई फल अंडाशय के निषेचन के बिना बनता है तो उसे पार्थेनोकार्पिक फल कहते हैं। फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ सीड एंड पेरिकार्प। जो फल होते हैं वो किससे बने होते हैं, बीज और पेरिकार्प से मिलकर के बने होते हैं, ठीक। एंड फ्लैशी पेरिकार्प इज थ्री लेयर्ड कॉल्ड एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। अब ये जो पेरिकार्प होते हैं वो किस किस चीज से मिलकर बने होते हैं, मांसल पेरिकार्प 3 परतों वाला होता है जिसमें आपने एपिकार्प कहा, मेसोकार्प कहा, एंडोकार्प कहा। अब फ्रूट में देखिए आपको यहाँ पर फ्रूट का डायग्राम दिखाई दे रहा है। आपने कहा एपिकार्प कहाँ पे होगा, सबसे बाहरी जो आपको लेयर दिखाई देती है, ये क्या मैंगो है, सबको पता है कि ये मैंगो है, ठीक है। सबसे बाहरी जो परत होती है उसे आपने एपिकार्प कहा, फिर बीच वाला जो पोर्शन होता है उसे आपने मेसोकार्प कहा, और सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसे आपने क्या कहा, एंडोकार्प कहा। और बीच वाला भाग क्या है, सीड है, बीज है आपके पास, ठीक है। तो ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये आपका बीज है, और जो बीज के बाहर आपकी 3 लेयर पाई जा रही है जिसे आप खाते हैं। कौन कौन सी होती है, आपने कहा एपिकार्प है, मेसोकार्प है, एंडोकार्प है। तो यहाँ पर मीजो और एंडो को आप इजीली लर्न कर सकते हैं। मीजो का मतलब होता है जो मिड में है, जो बीच में है। एंडो का मतलब होता है कि सबसे आंतरिक जो परत होती है। एपिकार्प क्या हो गया, यहाँ पे एपिकार्प बचे, आपने कहा सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है किसी भी फ्रूट की उसे आप क्या कहते हैं, एपिकार्प कहते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जो यहाँ पे फ्रूट बनाया हुआ है उसकी इमेज बनाई है और तीनों लेयर को वहां पे दिखाई कि एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प कहाँ पे है। चलिए तो अब सीड के बारे में बात कर लेते हैं, बीज के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। फ्रूट आपने देख लिया है, बीज के बारे में क्या क्या चीजें आपको बता रखी है। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइकोटिलडोन की। डाइकोटिलडोनस सीड क्या होते हैं, जिनमें 2 कॉटिलडोन होते हैं, ठीक है। 2 कॉटिलडोन का क्या मतलब है कि जो बीज क्या होते हैं 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सीड है। अब आपको जो बीज की लाइनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है इस प्रकार से, इसका मतलब है कि यहाँ से ये क्या है, नेचुरली 2 भागों में विभाजित हो जाता है। फिर आपको कुछ ऐसी संरचना दिखाई गई है, ये क्या है, जब बीज में अंकुरण होने लगता है, अंकुरित होने लगते हैं तो कुछ इस प्रकार की संरचना आपके पास आती है। तो एक कॉटलीडॉन ये है और दूसरा कॉटलीडॉन ये है। ये क्या है, सीड के पार्ट हैं। जब आपने बीज को खोला तो आपको कुछ इस प्रकार के दिखाई दिए। अब अंकुरण यहाँ पे हुआ है तो बीच में आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ऊपर वाले को आप कह रहे हैं ये प्लूम्यूल है और नीचे वाले को आप कह रहे हैं रेडिकल है। तो रेडिकल से क्या बनता है, रेडिकल से बनता है रूट। किस प्रकार की रूट बनती है, ट्रू रूट बनती है। वास्तविक जड़ कहां से बनती है, रेडिकल से बनती है। प्लूम्यूल से क्या बनेगा, शूट, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। एक बार देखिए आप फिर से कॉटिडॉन किस प्रकार से आपको दिखाया गया है, और ये भी देखिए कि आप रेडिकल से क्या बनेगा और प्लूम्यूल से क्या बनेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो बीज है, बीज का अंकुरण किस प्रकार से होता है, ऐसे ही होगा। आपने बीज को जैसे पानी में भिगोया या फिर आपने बीज को क्या किया, मिट्टी में बो दिया है, तो क्या होता है, एक जो भाग है वो नीचे की ओर इस प्रकार से ग्रो करने लगेगा, जो जड़ बनाएगा, जड़ वाले पोर्शन को बनाएगा। एक भाग ऊपर की ओर विकसित होने लगता है, जो क्या बनाएगा, मिट्टी से ऊपर वाला जो भाग होता है प्लांट का, वो सारे भाग कहाँ से बनेंगे, प्लूम्यूल से बनेगा, ठीक है। पढ़ ले आप यहाँ पर डाइकोटिडोन के बारे में। डाइकोटिडोनस सीड मेड अप ऑफ अ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। किस किस चीज से मिलकर बने होते हैं, सीड कोट से मिलकर के बने होते हैं और एम्ब्रियो से मिलकर बने होते हैं। सीड कोट कहाँ पे है, आपने कहा ये आपका सीड कोट दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिखा है, माइक्रोपाइल दिखाई दे रहा है और हाइलम। क्या होता है माइक्रोपाइल और हाइलम, जब आप पढ़ रहे थे निषेचन, जो फूल है, फूल में जब आप फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे तब आपने सारे पार्ट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा सीड कोट हैज 2 लेयर्स, आउटर टेस्टा एंड इनर टैगमेन। जो सीड कोट है, सीड कोट के भी 2 लेयर होती हैं।
कौन कौन सी होती हैं? आपने कहा एक को आप कहेंगे टेस्टा जो बाहरी लेयर होती है, और जो अंदर की लेयर होती है उसे आप टैगमेन कहते हैं। हाइलम इज स्कार थ्रू विच सीड इज अटैच्ड टू द ओवरी। ये हाइलम वही पोर्शन है जिसके द्वारा सीड कहाँ से अटैच होता है? ओवरी से अटैच्ड होता है। ओवरी जो कि आपका यहाँ पे क्या बना रही है? फल बना रही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करेंगे, एक बार हम फिर से रिपीट यहाँ पर कर लेंगे। आपने कहा स्मॉल पोर अबव द हाइलम इज कॉल्ड अ माइक्रोफाइल। अब आपको करना क्या है, एक बार फिर से क्या देखेंगे आप? सीड को देखेंगे। आपको इतना बता रखा है सीड के बारे में, आपने कहा कि सीड किस किस चीज से मिलकर के बना होता है? एक तो सीड कोड से मिलकर बना होता है, ठीक है, और दूसरा आपने क्या कहा? एम्ब्रियो से मिलकर के बना होता है। ठीक है, सीड कोड और एम्ब्रियो से मिलकर के बना होता है। सीड कोड का मतलब है कि जो सीड के बाहर जो लेयर होगी उसे आप सीड कोड कह रहे हैं, जो फिर से दो प्रकार की होती है। आपने कहा बाहर वाली को आप टेस्टा कहेंगे और अंदर वाली को आप टैगमेन कहेंगे। अब अगर एम्ब्रियो की बात करें कि एम्ब्रियो किस किस चीज से मिलकर के बना है, तो आपके पास क्या आंसर आया? एम्ब्रियो, आपने कहा एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, रेडिकल एंड कॉटिलॉन्स। ठीक है, इन तीनों से मिलकर के क्या बना होता है? एम्ब्रियो बना होता है, जिसका आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या बात की? आपने कहा कि यहाँ पर एक हाइलम होता है। हाइलम दिखाई दे रहा है आपको? जो पहली इमेज है, जो आपको ब्राउन कलर की इमेज दिखाई दे रही है, उसमें आपको एक हाइलम दिखाई दे रहा है। हाइलम क्या होता है? हाइलम के कारण ही जो बीज है वो ओवरी से जुड़ा हुआ होता है, जिसे आप फल कह रहे हैं। तो फल से कैसे जुड़ा होगा? हाइलम के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, इसके अलावा डाइकोटिलडोन सीड में आपने क्या कहा कि आपको जो सेकंड इमेज यहाँ पर दिखाई गई है, इस वाली इमेज के आप और आप ध्यान देंगे। आपने कहा ये जो इमेज है आपको दो कॉटिलडोन दिखाए गए हैं, ठीक है, प्लूम्यूल दिखाया गया है और रेडिकल दिखाई दिया है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि शूट सिस्टम कहाँ से बना है और रूट सिस्टम कहाँ से बना है। ध्यान देंगे, हम यहाँ पर डाइकोटिलडोन की बात कर रहे हैं, जिनमें दो कॉटिलडोन यहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए अब मोनोकॉटिलडोन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये तो बात थी डाइकोटिलडोनस सीड की। यहाँ पे आपको क्या बताया गया है? इन मोनोकॉटिलडोनस सीड आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनियस लेयर दैट इज अ एल्यूरोना लेयर। ठीक है, वहाँ पे है एल्यूरोना लेयर। यहाँ पे आपको मोनोकॉटिलडोन का डायग्राम बताया गया है, ये बीच का डायग्राम है। ठीक है, सीड का डायग्राम आप देख रहे हैं। आपने कहा यहाँ पर क्या होगा? सीड कोट आपको दिखाई गया है, सबसे बाहर क्या है? सीड कोट है। फिर एल्यूरोना लेयर यहाँ पे दिखाई गई है। फिर आपको क्या बताया गया है? एंडोस्पर्म के बारे में बताया गया है। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स है। प्लूम्यूल के बारे में आप, प्लूम्यूल क्या है? ये है, और रेडिकल आपको नीचे दिखाई दिया है। ठीक है, दोनों बीजों में, दोनों प्रकार के सीड्स में क्या डिफरेंस है? आप इमेज को ध्यान से देखेंगे और वहां पर आपको समझ आने लगेगा। Single cotyledon is called as a scutellum having a short axis bearing a plumule and radicle. Plumule और radicle भी यहाँ पर पाया जा रहा है। Plumule and radicles are close inside sheath called as a coleoptile and a coleorrhizia respectively. ठीक है, तो यहाँ पर इसी इमेज को यहाँ पर बड़ा करके दिखाई दिया है। आपको एंडोस्पर्म यहाँ पे दिखाई दिया है, एम्ब्रियो ये बीच वाला पोर्शन आपका एम्ब्रियो का आ जाता है। चलिए अब यहाँ पर आपका इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है यहाँ पर फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला? आपने कहा कि यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है जिसके द्वारा अलग अलग जो फैमिली होती है उनका अलग अलग फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के द्वारा आपको प्लांट के बहुत सारे कैरेक्टर का पता चल जाता है। जैसे कि आप ये पता लगा लेंगे कि कितनी पेटल्स होंगी इस फ्लावर में, कितने सेपल्स होंगे, जो ओवरी है उसकी पोजीशन क्या होगी, जो एंडोशियम है उसका किस प्रकार का टाइप आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ये आता है आपका फ्लोरल फॉर्मूला। इस प्रकार से आप फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। फैमिली कौन सी है? फैबिएसी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ये जो साइन आपको दिखाए गए हैं, ये साइन जो आपको दिखाए गए हैं, इसका मतलब सबसे पहले हम जानेंगे, उसके बाद हम फ्लोरल फॉर्मूला की बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इनका मतलब जाने कि इसका मतलब क्या है। ये फूल के जितने भी आपको सिंबल दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली आपको एक फूल के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, फ्लावर के कैरेक्टर बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इस वाले साइन से आप ये पता लगा पा रहे हैं कि ये फूल कैसा होगा, द्विलिंगी होगा, दोनों ही पार्ट इसमें प्रेजेंट होंगे। वैसे ही सारे जो सिंबल्स हैं वो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर बताते हैं। तो फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको घर से पढ़ के लेके आना है कि फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इन सिंबल्स के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, अलग अलग जो फैमिलीज होती हैं उनके फ्लोरल फॉर्मूला को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।